इस वेलनेस सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वेलनेस जिसका नाम है, जो इनिशिएटिव है नेक्स्ट मनी का। और इस पर्टिकुलर चीज में आज जो है हम बात कर रहे हैं 2022 का 2022 का ये पहला नेक्स्ट वेलनेस है। तो मैं आप सबको न्यू ईयर की बधाई देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। और मैं आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट और ये चीज जो है स्पेशली एनआईसी के द्वारा बहुत लाया गया है आपके लिए। ये पूरा प्रोग्राम जो हर संडे को हम करते हैं, थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम्स में हम चल रहे थे, लेकिन अब इसको हम प्रॉपरली कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, आज का टॉपिक, वो टॉपिक है बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड जिसको कहते हैं। उसके सब्जेक्ट पे हम आज बात करने जा रहे हैं और आज जो है उस सब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं। इस टॉपिक में जैसा हमने आपको टाइटल दिया था कि बवासीर से कैसे बचें, हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम पाइल या हेमोरॉइड, जो भी बोले, तो आज उसको हम करेंगे। बट जैसा हमारा तरीका होता है, हम लोग पहले वाई को बड़ा तरीके से समझेंगे ताकि हाउ इजी हो जाए। द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो आज हम थोड़ा सा बवासीर को और पाइल्स को और हेमोरॉइड को ठीक से जानेंगे और उसके बाद हम उसके बचाव के, रोकथाम के और इलाज के सब तरह की चीजों पे बात करेंगे। क्या सब तैयार हैं? Shall we start with this topic? Just give me some yes in the chat box. इस टॉपिक के साथ हम शुरू हो रहे हैं। Are you ready? Super. So let us get started. और अब मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड लेके चलता हूं, जितने कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके लिए रखे हैं, और ये पॉइंट यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कभी समझते हैं कि पाइल्स, कभी बोलते हैं बवासीर, कभी कुछ बोलते हैं हेमोरॉइड। तो बवासीर जो चीज है वो क्या चीज है और पाइल्स क्या चीज है, हेमोरॉइड क्या चीज है? तो मैं आपको बताऊं कि बवासीर हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश जो है वो पाइल्स है। तो पाइल्स मतलब बवासीर, और हेमोरॉइड इज अनदर टर्म फॉर पाइल्स। पाइल्स को ही हेमोरॉइड कहते हैं। सो बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स सब वन और द सेम थिंग है, सब कुछ एक ही है। तो पाइल्स बोले, हेमोरॉइड बोले, बवासीर बोले, अपने लैंग्वेज में जो बोलना है उसके हिसाब से बोल सकते हैं। पाइल्स जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, जो पिला नाम के लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड है पिला, तो उससे ये पाइल्स बना है। और पिला का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली छोटे छोटे बॉल्स। जब आप पिला का मतलब लैटिन में समझेंगे तो बॉल्स हैं छोटे छोटे, और आप जब नोटिस करेंगे तो यहाँ छोटे 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 बॉल्स की बात हो रही है। तो इसीलिए इसको पाइल्स कहा गया, राउंड राउंड बॉल्स को पाइल्स कहा गया। और ये पर्टिकुलर चीज जो है इस तरीके से पाइल्स, और इस तरीके से इसका नाम पाइल्स हो गया। पाइल्स प्रॉब्लम जो है काफी कॉमन है, काफी कॉमन है। एक इस ऐसी चीज है जो कम लोग बताते हैं, यदि है भी तो, और बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम रहती है और चलते रहते हैं। कितना ज्यादा है यदि बताऊं आपको, तो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, स्पेशली इन अर्बन पॉपुलेशन। जो शहरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें ये बहुत ज्यादा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक करीब 60% लोग, 60% पीपल गेट अफेक्टेड विद बवासीर और पाइल्स समवेयर, सम टाइम इन देयर लाइफ टाइम। पूरे जीवन काल में करीब 60% लोग ऐसे होते हैं, 60% पीपल हु गेट अफेक्टेड विद पाइल्स, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में। इतना बड़ा रेशियो है ये, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की बात हो रही है, 60%। एक और आंकड़ा है, और वो आंकड़ा ये है कि अबाउट 80% ऑफ द पीपल ओवर 40 ईयर्स सफर फ्रॉम पाइल्स। मतलब उसका एक एज ग्रुप है ना कि कब से शुरू हो जाएगा और कब से हो जाएगा, तो उसके हिसाब से वो 40 ईयर्स की बात हो रही है। तो ये जो पाइल्स वाली चीज है वो बहुत रैम्पेट है, सब जगह पे है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर पाते हैं, हेजिटेट करते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, और वो जो चीजें हैं रह जाती हैं, और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्या है ये बवासीर, ये जो पाइल्स है, व्हाट एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग दैट पाइल्स और हेमोरॉइड, ये है क्या एक्चुअली, इसकी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो वेन्स हैं, जो जो नर्व्स हैं, बारीक बारीक वेन्स हैं हमारे एनस में, जिसको कि हम, हमारा जो बॉटम है उसके एनस में बारीक बारीक वेन्स हैं, और वो जो वेन्स हैं उनसे ये कनेक्टेड है, स्वोलन वेन्स। वो जो है वेन्स जो है स्वेलिंग आ गई है उसमें, और वो जो है इनलार्ज हो गए हैं, वो बड़े हो गए हैं। और यही इसका सबसे बड़ा कॉज यदि बोला जाए तो वो उस तरीके से आता है। और बवासीर या बाइल्स की बात करें तो ये सबसे कॉमन कॉज है आपके रेक्टल ब्लीडिंग का। यदि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है या वहां पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसका सबसे कॉमन कारण बवासीर है। यदि हुआ तो 99% केस में यही हो सकता है। 1-2% में कोई प्रॉब्लम है, कोई तरीके का दिक्कत है, किसी को कोई कैंसर हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, वो अलग बात होगी। बट इक्का दुक्का परसेंट, 99% केस में यदि ब्लड आया तो वो बवासीर है, इतना क्लियर है। तो इसीलिए पाइल्स या बवासीर की बात करें तो ये क्या चीज है, तो एक लाइन में बोलेंगे तो स्वेलिंग है, जो आपके एनस के इन एंड अराउंड एरिया में, इनसाइड एंड अराउंड एरिया में डेवलप होता है, रेक्टम एंड एनस के एरिया में। और ये स्वेलन वेन्स और इनलार्ज ब्लड वेसल्स जो उसके एरिया में हैं, उनको जो है वो क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम करता है कब, स्पेशली जब आप टॉयलेट जाते हैं, स्पेशली जब आप टॉयलेट पास कर रहे होते हैं, स्टूल पास कर रहे होते हैं या जोर लगा रहे होते हैं, तब ये सबसे ज्यादा तकलीफ करता है। क्यों ऐसा, कारण पे आ रहे हैं, क्यों ऐसा? तो वो इसलिए कि वो जो है, जो नैरो एकदम थिन वॉल है, जिसको कि आप नर्व की वॉल कहेंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाता है। जब आप जोड़ लगाते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होने से वो बल्जिंग होती है और इरिटेशन होता है, और वो एक तरीके से तकलीफ देता है, पेन होता है, और वो सारी चीजें होती हैं। सो इट्स swollen veins in and around the anus area is the one topic. इसके अलावा बवासीर जो है बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि कभी दांत का दर्द कैसा होता है कि जिसको आप बिल्कुल झेल नहीं पाते, वैसा ही पाइल्स का पेन जो होगा वो इतना एक्सट्रीम होगा कि उसको जो है बहुत पेनफुल कंडीशन कहा जा सकता है। और यदि इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया, उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो सफरिंग जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है सफरिंग। और जब ये पुराना होता चला जाता है तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता चला जाता है तो इसमें माने सोर्स बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, इंटेस्टाइन के इनर वॉल की तरफ चीजें होने लगती हैं, और तब इसको फिस्चुला कहा जाता है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भयानक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली, जैसा मैं पहले स्लाइड पे भी ये बात कहा, कि लोग इसको हेजिटेट करते हैं बताने में, किसी से चर्चा नहीं करते हैं, खुद अपने आप रखते हैं, और उसको जो है फिर प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते, अपने रूटीन से भी हट नहीं पाते, मालूम नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो बहुत हद तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर पाते हैं। और जब बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर पाते हैं तो ये अपने आप धीरे 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 अंदर पनपता रहता है और केस बिगड़ता चला जाता है। तो मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कि दबा के रखने का कोई फायदा नहीं है, ये बाद में बहुत तकलीफ कर सकता है। इसके अलावा कैसे बनता है ये बवासीर? यदि हम पाइल्स की बात बताया कि गोल गोल राउंड बॉल्स हो जाते हैं, तो वो बनते कैसे हैं? हाउ डू दे फॉर्म, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पाइल्स जो है वो डेवलप करता है जब आप, एक ही लाइन में समझा दूं कि जब आप प्रेशर देते हैं उस पूरे के पूरे एनस के एरिया के नर्व्स पे, जब आप प्रेशर देते हैं तो पाइल्स फॉर्म होता है। उसके वेन्स जो हैं एनस के अराउंड, उन वेन्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो क्रिएट होता है। अब प्रेशर कैसे पड़ता है? उसकी पूरे लाइनिंग पे, उसकी पूरी लाइनिंग और एनस कैनाल जिसको कह सकते हैं, उसकी जो कैनाल है उस पे जब प्रेशर पड़ता है तब होता है। अभी इसमें कैसा है कि वो वेन्स जो है वो पूरा का पूरा एक जटिल नेटवर्क है, एकदम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, वहां पे बहुत सारे वेन्स हैं, और उस वेन्स पे जब ब्लड वेसल्स जो हैं उस पे यदि प्रेशर पड़ता है तब ये काम शुरू होता है। अब इसको ठीक से समझते हैं कि ये कैसा फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो वेन्स हैं, वो लाइनिंग, वो वाइडर हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं जब इन्फ्लेमेट होते हैं। तो
जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो इनलार्ज हो जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन के अलावा इन्फ्लेमेशन बढ़ने का भी कारण एक होता है, वो है लॉन्ग सिटिंग आवर्स। यदि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं और लगातार बैठा हूं 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, और फिर मैं लंच ब्रेक के बाद आके फिर 4 घंटे बैठा हूं, फिर 3 घंटे बैठा हूं, फिर सोफा में बैठा हूं, फिर कार में बैठा हूं, या मैं ड्राइव करता हूं, मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ड्राइव करता हूं, तो बैठा हूं बैठा हूं बैठा हूं, सोफा में बैठा हूं, कार में बैठा हूं, ऑफिस के चेयर में बैठा हूं, घर के सोफा में आके बैठा हूं, बैठा हूं बैठा हूं बैठा हूं, इफ यू आर सिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन सम टाइम, तो क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यदि है तो इन्फ्लेमेशन होगा, प्रेशर आएगा। यदि कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप जो है ज्यादा जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे, प्रेशर आएगा। तो हम सारे प्रेशर की बातें कर रहे हैं। ज्यादा बैठने से, ज्यादा देर तक बैठने से, कॉन्स्टिपेशन होने से, कब्ज होने से, जोर लगाने से, भारी सामान उठाने से, कहीं पे उस पे यदि प्रेशर आता है उन नर्व्स पे, इन एंड अराउंड एरिया में, तो फिर किस तरीके से होगा, यहां पे जो प्रेशर आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इनलार्ज्ड वेन्स हो जाएंगे, और उसके जो ओवरलेइंग टिश्यूज हैं, उसके ऊपर बहुत सारे टिश्यूज हैं ना, वो वेन है, वेन के ऊपर बहुत सारे टिश्यूज हैं, जो ओवरलेइंग टिश्यूज उसको कहेंगे, वो जो है स्वेलिंग शुरू कर देंगे, इन्फ्लेमेशन उसमें होनी शुरू हो जाएगी। और तभी जाके वही पॉइंट होता है जब वो छोटे छोटे बाउल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होता है, ये जो बाउल्स हैं, ये जो बने, वो फॉर्म कैसे हो रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं? तो पाइल्स नॉर्मली इस तरीके से जब प्रेशर आ रहा है तो ही फॉर्म हो रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ रही है, उसमें प्रेशर आ रहा है। हमने 2-3 चीजें डिस्कस की, लंबा सिटिंग आर, प्रेशर लगाना, भारी सामान उठाना, ये सब चीजों से प्रेशर आ रहा है। एक बात तो हो गई। अब जनरली बवासीर जब होगा, पाइल्स जब ही होगा, तो ये कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं करता है, और इसीलिए ये इग्नोर्ड रहता है। कभी कभी हल्का छोटा सा पेन आ गया, हल्का छोटा सा ये रह गया, कभी दिक्कत हो गई तो छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, और इसीलिए वो इग्नोर्ड रहता है। पॉइंट यहाँ पे समझनी है कि इग्नोर क्यों रहता है। जब ये इग्नोर रहने लग जाता है तभी जाके अंदर वो डेवलप होना शुरू होता है, और वो फिर जाके आता है। जब तक फिजिकल सिम्टम या भौतिक लक्षण उसके प्रकट होने लगते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो गया, पेन हो गया, वो सब जब बड़े लेवल पे स्टार्ट होने लग जाते हैं, तब जाके इसका नोटिस लिया जाता है, इसका संज्ञान लिया जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ये तो, और तब जाके कंसर्न शुरू होता है, और वहीं पे काफी देर हो चुका होता है। अब बवासीर के कारण के बारे में बात करते हैं कि ये तो कैसे बना, फॉर्म कैसे हुआ, इसकी बात की। अब कारण के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये पाइल्स जो है वो कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेम्ड एंड स्वोलन टिश्यूज हैं, इसको हमने क्लियर समझ लिया। किस एरिया में? इन एनल कैनाल एरिया। जो एनस है उसके कैनाल एरिया में ये जो स्वोलन इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हैं, एक लाइन बात तो हमने समझ ली, जिसमें ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं, मसल्स भी शामिल हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज भी शामिल हैं, और आपके इलास्टिक फाइबर्स भी शामिल हैं। ये सब कुछ मिला के सब एरिया में स्वेलिंग है, सब एरिया में इन्फ्लेमेशन है, और वहां पे तकलीफ हुई है। और ये रीजन जो इन्फ्लेमेशन का है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है और ये तकलीफ हो रही है, उसके कई रीजन है, कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं। और उस कारण के लिए हम जो है एक एक करके कारण को समझते हैं। सबसे पहला कारण, उम्र का बढ़ना। फिर से सचिन जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, इज द साउंड नॉट कमिंग? थैंक यू सो मच। सो उम्र का बढ़ना एक बड़ा कारण है। अब आप बोलेंगे उम्र तो सबका बढ़ेगा, तो ये कारण कैसे हो गया? उम्र का बढ़ना एक कारण है। एजिंग जिसको कहते हैं, तो एक कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हमने बताया कि 40 साल से उम्र के 80% लोगों को पाइल्स होने की पूरी संभावना है और होती है। कभी ना कभी उसके उम्र में एक बार पाइल्स होती है उसको, और कभी नहीं संभाला तो फिर वो उम्र भर रह जाती है। तो उम्र का बढ़ना एक कारण है। जैसे जैसे हम एज होते हैं तो जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वहां पे, वो जो है एनस के एरिया में या रेक्टम के एरिया में, वो कमजोर पड़ने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। वो जो वेन्स हैं उसके एरिया में, वो इनलार्ज होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो एक तो वीक हो गए सराउंडिंग टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज, और जो वेन्स हैं वो
एनलार्ज होने लगे, और वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए इसका उम्र से कनेक्शन है, उम्र से कनेक्शन है। तो एक तो बात हो गई उम्र की। दूसरा जो बात है वो लेना देना है इसका कॉन्स्टिपेशन से, क्रॉनिक कब्ज। नाउ कमिंग, थैंक यू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, पहले मैं फिर से रिकैप कर दूं कि पहले हम जो बात कर रहे थे वो उम्र का बढ़ना का बात किया था। अब एक दूसरा कारण जो है, बड़ा कारण, वो क्रॉनिक कब्ज का है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कब्ज बोले कभी किसी को हो गया, एक कभी होता है कि उसको बार बार कब्ज होता है, पुराना कब्ज है, होता रहता है, हफ्ते में 1-2 बार 4 बार हो जाता है, कब्ज होता ही रहता है। तो यदि कब्ज हुआ तो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, जो कोर रीजन मैंने समझाया कि जोर लगाना पड़ेगा। कब्ज में ये फोटो जो मैंने दिखाया है, जोर लगाना पड़ेगा। तो जोर लगाएगा तो फिर से वही वाली बात हो रही है, उसी उसी वेन्स को जो है स्ट्रेन दिया जा रहा है, उस लाइनिंग पे जोर दिया जा रहा है, इन्फ्लेमेट किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक दूसरा कारण बनता है। इसमें पाइल्स डेवलप होता है क्योंकि जो लोअर रेक्टम है उसमें प्रेशर आता है। और आज के मॉडर्न सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो पुअर डाइट हम लेते हैं, जो पूरा तला हुआ या जो जो बोलते हैं ना प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, मैदा वाला चीज लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, अनहेल्दी फूड होता है, फाइबर कम होता है हमारे आहार में, फाइबर डाइट कम होती है, रेशे वाली चीजें कम होती हैं। तो होता क्या है कि ये सारा कुछ आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाता है और तकलीफ होती है। दूसरा जो है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ स्ट्रेनिंग, ध्यान रखिए, जोर लगाना। अब दूसरी जो बात है वो है रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड। आज की डेट में हम जो कुछ भी खा रहे हैं मोस्टली वो प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है। और जब हम रिफाइंड प्रोसेस्ड खा रहे हैं तो जिसमें फैट ज्यादा है, फ्राइड आइटम, सॉल्टी आइटम, इसमें शुगरी ड्रिंक की बात करें, शुगरी फूड की बात करें, हम बहुत सारा कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो सारा कुछ इनडायरेक्टली वहां पे योगदान देता है। किस बारे में? टिश्यूज को स्वेलिंग कराने में, ब्लड वेसल्स को जो है इनलार्ज कराने में योगदान देता है। और वो योगदान देने की वजह से इस तरीके का काम होता रहता है। इसके अलावा एक तीसरा जो अगला कारण है वो है मोटापा। आपकी आपकी जो वजन है, यदि आपकी बीएमआई 25 से ज्यादा है, ओवरवेट हैं या मोटे हैं, तो ये जो है वो मोटापा है। मोटापा एक ऐसा कारण बन जाता है जो आपको जो है पाइल्स की तरफ ले जाता है। अब मोटापा का पाइल्स से क्या संबंध है? सबसे पहला संबंध है पाइल्स से मोटापा का कि ये जो है, सबसे पहले आपका वजन ज्यादा है, तो आप जब बैठते हैं, कहीं पे, तो आपका पूरा वजन आपके बैक पे जाता है। तो मोटापा से प्रेशर बढ़ाने की बात है। एक नॉर्मल आदमी बैठेगा और एक 90 किलो का आदमी बैठेगा तो प्रेशर उसको ज्यादा मिलेगा, एक बात हो गई। ओवरवेट ओबेस पर्सन का एक और चीज होगा कि जो उसके ब्लड वेसल्स हैं उस एरिया में सराउंडिंग द एनस रेक्टम, उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा टॉक्सिकेशंस हैं, क्योंकि आपका जो बड़ी आंत है, जिसको कि आवाज नहीं आ रही है, सारे लोग टाइप कर रहे हैं, साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड इज नॉट कमिंग। इज साउंड कमिंग? आवाज आ रही है? ओके ग्रेट। सो बहुत लोग इसमें कुछ कुछ टाइप कर रहे हैं, साउंड नहीं आ रही है तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, उसके चक्कर में मैंने पिछली बार कुछ दबा दिया था। ओके सो आगे बढ़ते हैं। हम मोटापा की बात कर रहे हैं, तो मोटापा में कोलोन क्लिंजिंग की बात यदि करते हैं तो क्या करते हैं हम? कोलोन के टॉक्सिक की बात करते हैं। जब आप वाइसरल फैट की बात करते हैं तो उस फैट की बात करते हैं जो टॉक्सिकेशन से बना हुआ है, और कोलोन की बात करते हैं। तो मोटापा से टॉक्सिकेशन का संबंध है, वाइसरल फैट का संबंध है, और वाइसरल फैट और इसके अलावा आपका खुद का वजन जब सिटिंग पे प्रेशर देता है तो उसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स एरिया और जो है रेक्टम प्रेशराइज्ड होता है, और उससे एक कारण बनता है। अगला कारण जो है वो है देर तक एक ही जगह पे बैठना। देर मतलब कितना देर? मैं बोलूंगा 45 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा। फिर से आप 3 मिनट के बाद बैठ जाइए, लेकिन आप जहां पे बैठे थे वहां पे 45 मिनट, 1 घंटे पे खड़े हो जाइए। 1 घंटे पे एक बार खड़े हो जाइए, और आप जितना भी फिटनेस बैंड वगैरह पहनते होंगे उसमें ये ऑलरेडी अलार्म होता है। आपके फोन में भी ये वाइब्रेशन हो सकता है, बट फिटनेस बैंड में होता है, वो ग्रुप करके आपको नब्ज दबा के बता देता है कि अब उठ जाओ।
गेट अप, तो यू गेट अप एंड अगेन सिट डाउन, गेट अप एंड अगेन सिट डाउन। तो एक बार यदि आप उठ गए 1 मिनट के लिए, 2-4 कदम चल लिया, थिंग्स आर रिलीज्ड, ब्लड सर्कुलेशन इज चेंज्ड। अभी यदि आप एक ही जगह पे बैठे रह गए, लगातार बैठे रह गए, प्रेशर दे के बैठे रह गए, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और वो सारा कुछ इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, स्वेलिंग, ये सारा कुछ लेके जाता है। और जैसा मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि एक्सेस वेट यदि हो, और यदि कुर्सी जहां पे आप बैठते हैं या बैठने की जो जगह है वो हार्ड है, सख्त है एकदम, कुशन नहीं है वहां पे, तो भी ज्यादा प्रेशर आपके वेन्स पे, नर्व्स पे पड़ता है, और वो जो है आपको बवासीर को पाइल्स की तरफ लेके जा सकता है। अगला जो कारण मैं बताऊंगा वो है गर्भ के समय महिलाएं ज्यादा प्रोन होती हैं इस पाइल्स के। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वुमेन जब स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में होती हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और जब फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो प्रेशर लगाने वाली बात होती है और स्ट्रेनिंग वाली बात होती है ड्यूरिंग द स्टूल पासिंग, और तभी वो वेन्स पे स्ट्रेन आता है, प्रेशर आता है, और वेन्स में स्वेलिंग होती है, क्योंकि उस समय फिजियोलॉजिकल चेंज बढ़ चुका होता है और वजन भी बढ़ चुका होता है। तो जो मैंने बताया मोटापा वालों का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम अपने आप ऐड हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, अपने आप ऐड हो जाता है। तो जो 2-3 कारण अभी तक हम बड़ा बड़ा समझे, वो सारे कारण इसमें ऐड हो जाते हैं, और बैठने वाला कारण भी इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि चूंकि उनके पास एक अलग फिजिकल कंडीशन होती है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करते, बैठे रहते हैं ज्यादा समय। वही बताया गया है और वही होना चाहिए। तो ये तीनों चीज मिलके पाइल्स की तरफ लेके जाते हैं, और इसीलिए ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन के थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कॉमन होता है, और ये जब डिलीवरी हो जाती है तो ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो इट गेट्स बेटर, किसी किसी का फिर कंटिन्यू हो गया, अदरवाइज ये ठीक हो जाता है। सो दिस इज अनदर रीजन। अब हम बात करें एक और रीजन की, और वो रीजन है अनुवांशिक कारण, हेरेडिटरी रीजंस। मान लीजिए कि किसी के फैमिली में, किसी के फादर का, किसी के दादाजी का, किसी के किसी और का, माताजी का, या किसी का पाइल्स का शिकायत रहा है, तो संभावना है कि उस ट्री में आगे जो है ये प्रॉब्लम आएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि जो जो मैंने बताया कि वो कोशिकाओं के इलाके का एरिया, नर्व बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, वो हेरेडिटी में है, हेरेडिटी में ही इनलार्ज हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, स्वेलिंग हो रही थी, हेरेडिटी से चला आ रहा था, और उस तरीके से ये जो है इनहेरिट कर लिया जाता है स्वेलन वेन को। थिनर वॉल, जो उसके वॉल हैं वो पतले होते हैं, और हेरेडिटी में यदि पतले चले आ रहे हैं तो पतला वॉल ज्यादा जल्दी स्ट्रेन लेगा और ज्यादा जल्दी जो है इन्फ्लेमेट हो जाएगा, और एनल रीजन के एरियाज में वो जो है पाइल्स का फॉर्मेशन करेगा, राउंड राउंड बॉल्स को। अब बात करते हैं बवासीर के प्रकार की, टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड, टाइप्स ऑफ पाइल्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज की वजह से, इंटरनल, एक्सटर्नल, इन सब रीजन की वजह से, इन सब कारणों की वजह से इसके बहुत सारे प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हैं? तो मैं 2 प्रकार मोटा मोटी आपको बताऊंगा। एक प्रकार है जिसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, आंतरिक। इंटरनल पाइल्स डेवलप कब होता है, कहां पे होता है? तो वो रेक्टम के अंदर डेवलप होता है, इसीलिए इसको इंटरनल हेमोरॉइड कहा जाता है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि पाइल्स है, बवासीर है, होगा तो ये इंटरनल ही होगा। कॉमन टाइप इसको कहते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप। इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो टिपिकली 2 से 4 सेंटीमीटर एनस के अंदर सिचुएटेड होते हैं, उस एरिया में होते हैं। जस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर का जो रेंज है अबव एनस, उसमें होते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है एक्सटर्नल टाइप, बाह्य, बाहर का टाइप। दिस एक्सटर्नल टाइप ऑफ बवासीर, इसके बारे में यदि जाने तो ये जो है 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द एनस के एरिया में रहेगा, उसके सराउंडिंग में रहेगा। एक्सटर्नल पाइल्स जो होगा वो उसके एरिया के सराउंड स्किन को, आउटसाइड एज पे, उनके घेरे पे, उन सब जगहों पे ये करेगा, इसीलिए इसको एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल का एक पिक्चर दिखाया था, जो देखिए ये अंदर की तरफ था, अंदर था, ये बाहर नहीं था, बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा।
बाहर से देख के कुछ भी नहीं बताया जा सकता, खुद भी आप कोई आदमी नहीं बता सकता। और ये जो चीज है बाहर वाला, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर देख के बताया जा सकता है। अब एक्सटर्नल इंटरनल दो बातें तो हमने की, बट एक मजेदार बात इसमें यह है कि डिस्पाइट ऑफ दिस एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल नेम, किसी को एक्सटर्नल बोलते हैं, किसी को एक्सटर्नल बोलते हैं, इंटरनल पाइल जो है कैन इनलार्ज और एक्चुअली कैन ड्रॉप डाउन, जिसको प्रोलैप्स कहते हैं। ड्रॉप डाउन मतलब वो बाहर निकल जाएगा। ये जो अंदर दिख रहा है आपको, मैं इंटरनल पे ले जाता हूं, ये जो अंदर दिख रहा है ये बाहर आ जाएगा, और स्टिल इसको इंटरनल कहेंगे। बाहर निकल गया इसको बाहर नहीं कहेंगे, इसको इंटरनल कहेंगे। और उसके अलावा जो बाहर वाला है, जिसको हम बाह्य कहा या एक्सटर्नल कहा, वो जो है नॉट ऑलवेज सीन आउटसाइड, ये कभी कभी अंदर भी होता है, जो जिसका ओपनिंग है उसके अंदर भी हो सकता है, जैसे यहां पे दिख रहा है। तो इसीलिए एक्सटर्नल इंटरनल नाम है, उसके पर्पस हैं, और उस तरीके से ये चीज जनरली इसका एक ग्रेड और क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। बोलते हैं कि प्रकार तो हुआ, लेकिन एक ग्रेड है, टाइप है, कि इसको क्लासिफाइड किया जाए कि भाई कितने तरह के क्लास हैं। तो इसके बेसिकली 4 ग्रेड्स हैं। सबसे पहला है ग्रेड 1 हेमोरॉइड। ग्रेड 1 हेमोरॉइड में क्या होता है कि स्मॉल स्वेलिंग्स होते हैं, हल्का इन्फ्लेमेशन होता है, और इनसाइड लाइनिंग में ये सारा कुछ होता है एनल कैनाल के। एनस का जो कैनाल है उसके इंटरनल एरिया में, इंटरनल लाइनिंग पे हल्का सा स्वेलिंग, हल्का सा इन्फ्लेमेशन होता है, इसको ग्रेड 1 कहते हैं। ये बाहर से बिल्कुल विजिबल नहीं है, एंड नॉर यू कैन फील देम, फील भी नहीं कर सकते आप। तो दिस इज ग्रेड 1। अब ग्रेड 2 क्या है? ग्रेड 2 हेमोरॉइड जो है उसमें ये थोड़ा सा लिटिल लार्जर हो जाता है, वही जो स्वेलिंग है, और वो जो है फिर भी, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो इनसाइड ही रहता है। मैंने यहाँ पिक्चर आपको दिखाया है, वो इनसाइड ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता, इनसाइड ही रहता है एनस के। और ये जो है पार्टली पुश होता है ड्यूरिंग द स्टूल, जब आप पास कर रहे होते हैं या प्रेशराइज होता है तो पार्टली आउट होता है और फिर इन चला जाता है, अपने आप इन चला जाता है, स्प्रिंग्स बैक कह सकते हैं। बाहर आया, स्प्रिंग्स बैक इन, कभी बाहर पता नहीं चलता, दिखता नहीं। तो एक ये पहला वाला क्या था, ग्रेड 1, एकदम हल्का, एकदम छोटा, पता ही नहीं चले, ये पता चले कभी बाहर आया और चला गया। अब ग्रेड 3 की बात करते हैं। ग्रेड 3 हेमोरॉइड जो होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि पाइल्स जो है आउटसाइड ऑफ एनस अपीयर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, सॉफ्ट लंप की तरफ बाहर निकल जाता है सीधा। और निकल जाने के बाद आप उसको वापस इंसर्ट बैक भी कर सकते हैं, तो वापस इंसर्ट हो जाता है, लेकिन इंसर्ट करना पड़ता है। तो दिस इज द थर्ड टाइप। और जो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 में क्या होता है कि ये जो है थोड़ा काम बिगड़ चुका होता है, ये हैंग आउट हो जाता है, ये बाहर लटका रहता है, एंड ये जो है अच्छा खासा साइज में होता है, ये आउटसाइड एनस पे पड़ा रहता है, एंड यू कैन नॉट पुश देम बैक। ग्रेड 3 वाले में क्या था, बाहर निकल गया, आपने फिंगर से पुश बैक कर दिया। यहां पे ये 4th ग्रेड वाला पुश बैक नहीं होता, ये बाहर ही होता है और बाहर लग जाता है। सो दिस इज द 4 ग्रेड्स। अब बवासीर के लक्षण की बात करें कि क्या क्या लक्षण है बवासीर के, सिम्टम्स क्या क्या है, तो मैं आपको 7 लक्षण आज बताने जा रहा हूं, जिसको कि आप कोर की लक्षण कह सकते हैं, की सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं, सिम्टम्स कह सकते हैं। 7 टाइप्स, और ये 7 में सब कुछ कवर हो जाता है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, उसके प्रकार पे भी, एक्सटर्नल है कि एक्सटर्नल है, उसके हिसाब से सिम्टम आएगा। द सिम्टम कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन कितना बड़ा है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, उसका ग्रेड कौन सा है, इन सब चीजों पे सिम्टम डिपेंड करेगा। बट मैंने जो ये 7 सिम्टम्स बना के आपके लिए लाए हैं, वो 7 सिम्टम्स एकदम आम आदमी की भाषा में 7 के साथ चेक मार लिया तो 7 सिम्टम की बात हो रही है। तैयार हैं आप? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि तैयार हैं तो मैं 7 सिम्टम बताने जा रहा हूं एक के बाद एक। 7 स्पॉट सिम्टम्स अबाउट पाइल्स, कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सुपर, लेट अस टॉक अबाउट पहला सिम्टम, द फर्स्ट वन। 7 मैं बताने जा रहा हूं, 7 का पहला, पेन और डिस्कंफर्ट इनसाइड और अराउंड द एनस एरिया। एनस एरिया के आपके बॉटम के इनसाइड में या अराउंड में। कभी कभी क्या होता है कि इनसाइड की तरफ होता है, आपको पता नहीं चलता है कि दर्द किस चीज का है, पेट में दर्द नहीं है, ना ही बॉटम में दर्द है,
लेकिन ये है कहाँ पे, कुछ उसी के आसपास कहीं हल्का दर्द देने की बात करता है। और यदि आप कभी वॉशरूम में जाके हल्का सा बैठने की कोशिश किए, हल्का जोर लगाने की कोशिश किए, तो दर्द थोड़ा बेहतर लगता है और फिर आप आ जाते हैं और दर्द जो है थोड़े मिनट के बाद वैनिश हो जाता है। ऐसा जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से, जो मैंने कुछ डॉक्टरों से इस बारे में, एक स्पेशलिस्ट से बात की है आपके सेशन को बनाने के पहले, उससे हिसाब से ये जो है काफी लोगों को कॉमन होता है और कभी कभी अक्सर हो जाता है। और जब ये होता है तो ये पहला सिम्टम है, ये पहला सिम्टम है, ये ग्रेड 1 की तरफ इशारा कर रहा है, कहीं पे ये है। इसको आप प्री पाइल्स कह के चलें। प्री पाइल्स कोई टर्म नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ टर्म है। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्री पाइल्स, जैसे प्री डायबिटीज होती है। प्री डायबिटीज का मतलब कि डायबिटीज होना कंफर्म है, यहाँ पे हो रही है कि प्री पाइल्स, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये पहला सिम्टम हो गया। अब दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। दूसरा सिम्टम है इचिंग, खुजलाहट हो रही है, इरिटेशन हो रहा है। कहां पे? वहीं पे एनल एरिया में, एनस रीजन में। यदि ऐसा हो रहा है तो ये पाइल्स की तरफ इशारा कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा क्या है? तो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है एंड हार्ड लंप है आपके एनस के एरिया में। आप यदि टच करके फील करें तो हार्ड लंप्स बन रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो यदि ऐसा है तो ये थर्ड लक्षण हुआ। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा सीधे सीधे सीवियर पेन दे रहा है जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं। सीवियर पेन होता है जब आप स्टूल पास करने जाते हैं, इसका मतलब है कि पाइल्स है। पांचवा, द फिफ्थ थिंग इज, यदि आप तुरंत वॉशरूम से वापस आए हैं एंड स्टिल आपको बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना, पेट साफ नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग एज इफ एकदम क्लियर हो गए। यदि आपको अनक्लियर स्टोमक का फीलिंग आ रहा है वॉशरूम से जाके आने के बाद भी, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम उस तरीके का इशारा कर रहा है। छठे नंबर की बात करते हैं, सिक्स्थ रीजन, सॉरी लक्षण, सिम्टम। छठा है पेनलेस ब्लीडिंग। कि पता चला कि आपका जो कमोड है या जहां पे आपने स्टूल पास किया है, वहां पे एकदम तेज लाल, चमकदार लाल कलर आ गया, ब्लड का कलर आ गया। चाहे तो वो स्टूल का कोटिंग था स्टूल के ऊपर, जो स्टूल पास आपने किया, या फिर सिंक पे ब्लड आ गया। ब्लड आपको दिखाई पड़ा, एकदम चमकदार लाल ब्लड, और आपको किसी तरीके का कोई पेन नहीं हुआ, किसी ने काटा नहीं, काट के ब्लड नहीं निकला। तो पेनलेस यदि ब्लीडिंग हुई तो ये सीधे सीधे ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, तो ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि भाई वो है। अब सेवेंथ की बात करते हैं। टोटल 7 थे, सातवां है स्पॉटिंग ब्राइट एंड रेड ब्लड इन योर स्टूल। छठा सातवां में फर्क समझिए। छठा का मतलब हुआ कि ब्लड आया, आपको कोई पेन नहीं हुआ, बिना पेन के ब्लड आते हैं, अक्सर आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। और इसका मतलब हुआ सातवें का कि स्पॉटिंग ब्लड रेड इन योर स्टूल, रेड ब्लड इन योर स्टूल। तो ये एक चीज हुई। अब ये 7 के 7 लक्षण तो हुए, लेकिन इन कोई भी लक्षण को यदि आप नोटिस करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट इग्नोर इट, यू शुड नेवर इग्नोर दिस सिम्टम्स। कोई भी 6-7 में से कोई भी सिम्टम यदि आपको हुआ तो आप कभी भी उसको इग्नोर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना एग्जामिनेशन करवाएं और उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन हम लक्षण की बात कर रहे थे, सिम्टम्स की बात कर रहे थे। अब मैं यदि आपको बताऊं कि बहुत समय ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बवासीर या पाइल्स या हेमरॉइड मे नॉट हैव एनी सिम्टम, कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। जो 7 सिम्टम की हमने 7 सिम्टम्स की बात की, इसमें से कोई भी सिम्टम नहीं आएगा और वो कंप्लीट साइलेंट ही रहेगा एंड स्टिल यू हैव पाइल्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बवासीर है या आपको पाइल्स है, और पाइल्स रहेगा, पाइल्स डेवलप होता रहेगा, ऐसा भी संभव है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू स्टार्ट रीडिंग योर बॉडी सिग्नल्स। आपका बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल देता है। स्टूल के, आपके टॉयलेट जाने के टाइमिंग का ध्यान रखिए, टॉयलेट में जाके कितने देर बैठना पड़ रहा है उसका ध्यान रखिए। आप यदि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ही जा रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए।
यदि आप गए और जाके वहां पे आपको मोबाइल पे कुछ स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा है या बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, उस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिए ये सब बॉडी सिग्नल्स हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये सब बॉडी सिग्नल्स हैं। यदि आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, कोई तरीके का पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कुछ हल्की फीलिंग हो रही है कुछ इधर उधर, आप उसको रीड कीजिए। तो बॉडी सिग्नल्स हो सकते हैं जो इन सातों लक्षण से अलग हो सकता है। इसलिए मैंने एक और पॉइंट आपको दिया यहाँ पे कि डू नॉट इग्नोर इवन दोज सिम्टम्स, और इसको बहुत केयरफुली बॉडी सिग्नल्स को रीड करने की जरूरत है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे पता करें कि आपको या मुझे बवासीर है, पाइल्स है, ये पता कैसे करें, कैसे पता करें कि यहाँ पे बवासीर है। इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं। पहला तो तरीका बताऊंगा कि ये 7 के 7 जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए 1 to 7, इसको आप टिक करें। कोई भी इसमें से एक लागू है आपके ऊपर तो ये जो है सिम्टम हो गया बवासीर वाला। कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक है, वो बात हो गई। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की बात हो गई, तो आप ज्यादा प्रोन है। और यदि आप लंबा समय तक बैठ रहे हैं तो आप ज्यादा प्रोन हैं। और ये जो तरीका है ये आपने चेकलिस्ट से निकाल लिया। अब सिंपल वे टू कंफर्म एंड चेक कि यू हैव दिस सेवन सिम्टम्स, आप जो है कोई भी उसमें से टिक कर लिया। कोई भी यदि एक टिक है तो आप समझ लें कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है ये वाली, और आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। बवासीर है यदि इसमें से कोई पॉइंट क्लियर होता है तो आपको है पाइल्स और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेगा? तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। आपका डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे कि ये सब जानना चाहेंगे कि इस लक्षण में से, इस कारणों में से, आप बहुत देर तक बैठते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या, इन्फ्लेमेशन होती है क्या, आप क्या बोलते हैं फाइबर बहुत कम लेते हैं क्या, आप प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हैं क्या, ऐसी 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 से बहुत सवाल पूछ के ही विल जीरो डाउन, ही इज एक्सपर्ट, ही विल जीरो डाउन कि क्या क्या आपके इश्यूज में आ रहे हैं। एक बात हुई। दूसरा, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे डॉक्टर। फिजिकल एग्जामिनेशन वो ग्लव्स पहन के फिंगर के हिसाब से वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और वहां पे वो किसी तरीके का राउंड राउंड बॉल फॉर्म हुआ है क्या उसको वो चेक करते हैं, और वो चेक करके बता देते हैं कि बवासीर है क्या, पाइल्स है क्या कि नहीं है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर केस किस तरीके का है, डॉक्टर कैन आस्क फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। और फर्दर एग्जामिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक प्रोक्टोस्कोपी होता है, उसमें जाके डिटेल्ड तरीके से एग्जामिनेशन। एक और भी तरीका होता है जिसमें कि आपका डिटेल्ड बाउल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। और ये सब जो प्रोक्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी इसलिए किया जाता है कि बाकी सब कारणों को रूल आउट किया जाए कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं, कहीं कोई बात तो नहीं, कोई और चीज तो नहीं, उन सब चीजों को रूल आउट कर दिया जाए। एलिमिनेशन प्रोसेस है। सब कुछ करने के बाद जीरो डाउन हो गए कि भाई ये बवासीरी है और ये पाइल्सी है और ये इस स्टेज में है, ग्रेड है कौन सा, ए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बता के आपका चीज हो गया। अब एक और चीज हम समझना चाहेंगे कि कभी कभी आप सुनते हैं एक शब्द भगंदर बोलते हैं। बवासीर और भगंदर में क्या फर्क है? बवासीर, डिफरेंस बिटवीन पाइल्स एंड फिस्चुला, भगंदर को इंग्लिश में फिस्चुला कहते हैं। तो बवासीर इज नॉट फिस्चुला, पाइल्स इज नॉट फिस्चुला, दोनों अलग अलग है। तो समझ लेते हैं सिंपल लाइन में कि बवासीर जो है वो जो है गुदा और मलाशय के नीचे के भाग में रक्त वाहिनियों के सूजन से होती है। इसमें गुदा और मलाशय में मस्से बन जाते हैं, छोटे छोटे, जो मैंने बोला राउंड राउंड पाइल्स बन जाते हैं, वो मस्से बन जाते हैं, और जिनके फूलने से उसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है और खून निकलता है और दर्द होता है। तो ये हुआ बवासीर का मामला। लेकिन जब भगंदर की बात करेंगे, फिस्चुला की बात करेंगे, तो उसमें मस्से नहीं बनते। भगंदर एक घाव युक्त नली बन जाता है, एक पूरा का पूरा एक नली बन जाता है, केनाल बन जाता है, और वो जो है इंटरनल ओपनिंग उसका इधर होता है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है उसका स्किन के अंदर होता है। तो भगंदर उन लोगों को होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है, कोई इस तरीके का एक ऐसा लंप बन जाता है, और उस फोड़े में बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, बहुत सारे माउथ ओपनिंग आ जाते हैं। तो ये भगंदर हुआ। ये जो पाइल्स है जब बहुत लंबे समय तक एड्रेस नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, उसके बाद भी लॉन्ग सिटिंग होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन होती रहती है, खाने का सिस्टम नहीं चेंज हुआ रहता है, क्रॉनिक होता चला जाता है, तो वो जाके भगंदर में तब्दील हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें। अब बवासीर से बचने के उपाय पे आते हैं। क्या क्या उपाय हैं, कैसे बच सकते हैं?
द बेस्ट वे टू प्रिवेंट पाइल्स और ह्यूमरॉइड या बवासीर is to keep your stool soft so that it can pass easily. क्योंकि मैंने एक ही बात बताया कि जोर लगाने से, स्ट्रेन देने से वहां पे तकलीफ आती है। स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है, आप वहां पे जोर ना लगाएं और आप एक भारी सामान उठाने की कोशिश करें तो स्ट्रेन आएगा वहां पे। तो स्ट्रेन होने से होता है, बहुत सारे लोग वो जिम में जाके बहुत सारा कुछ करते हैं, उनको भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है। तो ये स्ट्रेन नहीं देना है। तो सबसे पहला कारण जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय ये है कि आप सारा वो कोशिश करें जिससे कि आपका स्टूल जो है, जो आपका टॉयलेट है, स्टूल है, वो सॉफ्ट हो, वो हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो और वो इजीली पास हो जाए। क्योंकि सारा मामला टू मच प्रेशर का है इन द वेन्स अराउंड योर एनस। सारा मामला टू मच प्रेशर का है। सो अवॉइड कॉन्स्टिपेशन एट ऑल स्टेज, एट ऑल कॉस्ट। दूसरा सजेशन मैं दूंगा, पहला था कि आप जो है उसको सॉफ्ट रखें। सॉफ्ट रखने के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं। आप जो है खूब सारा पानी पिएं, हाई फाइबर फूड खाएं, फ्लूइड लें, बहुत सारा मट्ठा लें, जूस लें, पानी लें, ये लें, लिक्विड लेते रहें, लॉन्ग आवर्स तक मत बैठें, डू नॉट स्ट्रेन, जोर मत लगाएं, टॉयलेट में जाके 5-7 मिनट से ज्यादा मत बैठें। यदि आपका 10 मिनट पड़ जाता है, 10 मिनट हो जाता है, तो आप अपने आप से पूछें कि व्हाई इट वाज 10 मिनट। इज द मैटर ऑफ 2 से 3 मिनट, टेक इट 2 मिनट बोनस, मेक इट 5 मिनट्स। नाउ इफ इट इज मोर देन 5 मिनट्स, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। एंड इफ यू आर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, 40 साल से उम्र के ज्यादा के हैं और 10 मिनट से ज्यादा बैठते हैं, आस्क क्वेश्चन, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप बैठे हैं इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहे हैं, और क्लियर नहीं हो रहे हैं मतलब आप जोर लगा रहे हैं। कनेक्टेड है, बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसे ही एज सुन एज आपको अर्ज आए वॉशरूम जाने का, एज सुन एज यू फील द अर्ज ऑफ गोइंग टू वॉशरूम, गो इमीडिएटली, डोंट होल्ड इट। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपको वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है और आप ऑफिस में हैं या कोई मीटिंग में है या कहीं पे हैं और ऐसी बातें हैं वैसी बातें, don't do that. जैसे ही फीलिंग आए, don't hold it, go immediately. Because if you hold it, it will create that same pressure वाला मामला, और वो जो है veins around your anus will get inflamed और वो प्रॉब्लम होएगा। तो धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़े में जाके ये होगा। तो मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जो शायद आपको रेडिली कहीं पे नहीं मिलेंगे, कोई बुक्स में नहीं मिलेंगे, कोई इंटरनेट में नहीं मिलेगा, बट मैं आपको कोई पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। और वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स को यदि आप फॉलो करें तो बचने के उपाय सारे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 60% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बवासीर से प्रभावित होते हैं, एंड 80% पीपल अबव 40 इयर्स ऑफ एज गेट बवासीर। तो पॉइंट ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने को उससे अलग नहीं समझना है। कभी ना कभी आप प्रोन हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। एक और चीज हो सकती है इसमें कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव रखें, सेडेंटरी ना रहें, पड़े ना रहें, बैठे ना रहें। राइज अर्ली, अनदर रीजन, आप जल्दी सुबह उठें। देर तक सोएंगे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगी और उसको जो है स्ट्रेन मिलेगा। एक बात हो गई। खाने में नॉन स्पाइसी फूड, हेल्दी फूड खाएं, चोकर वाली चीजें खाएं, रेशेदार चीजें खाएं, सबूत फल खाएं, सबूत अनाज खाएं, जो भी कुछ खाएं, प्रोसेस्ड चीजें ना करें, मैदा ना लें, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, है ना, नूडल्स, ऐसी चीजों से दूर रहें, बिस्किट, फरसान, नमकीन, इन चीजों से दूर रहें। तो एक चीज ये बात हुई। इसके अलावा कुछ हमें बोलते हैं ना डूज एंड डू नॉट्स, क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स। तो डूज में वही वाली सारी चीजें जो जो करना चाहिए जो मैं अभी बता रहा था, बट फिर से यदि गिनना है एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट, तो पहला है कि ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड एंड ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर। बहुत सारे फाइबर खाएं, बहुत सारे पानी पिएं, बहुत सारा लिक्विड लें। वार्म बाथ लें, यदि बवासीर है, पाइल्स है, तो वार्म बाथ लें, वो आपके इचिंग को और पेन को ईज करेगा बेटर देन एनी मेडिसिन। तो टब में पानी लेके या कोई तरीका करके, हाइड्रोथेरेपी कह सकते हैं, वार्म वाटर, उसमें बैठ जाएं, उसकी बात करें, तो एक वो हो गया। आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवेल में लपेट के
भी आइस का इस्तेमाल हो सकता है, बट आइस पैक बाजार में आते हैं जिसको आप लेके फ्रीजर में रख सकते हैं, और निकाला तो वो आइस ऑलरेडी उसमें जेल जैसा रहता है और वो चीज हो सकता है। तो आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ईज द डिस्कम्फर्ट, यदि बहुत ज्यादा है तो ईज हो सकता है उससे। आप बॉटम को क्लीन और ड्राई रखें, ये एक बड़ा नुस्खा है। क्या करें क्या ना करें, में पहला चीज करें कि क्लीन एंड ड्राई रखें। अब ड्राई करने के लिए रगड़ के ना पोंछ दें, बिल्कुल पैट करें, उससे ज्यादा रगड़ने का, बिल्कुल उसको किसी तरीके का घर्षण नहीं आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि घर्षण देने से पेन हो रही है, इसलिए उसको पोंछते नहीं है ठीक से, और पोंछते नहीं है तो वो वेट रहता है, और वेट रहने से नुकसान ज्यादा है। तो ड्राई रहे और बिना रगड़े ड्राई रहे, पैट करके। इसके अलावा आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, यदि पाइल्स है तो एक्सरसाइज को बढ़ाएं, एक्सरसाइज रेगुलरली रखें। अल्कोहल यदि लेते हैं, कैफीन लेते हैं, तो से नो टू इट। These both are going to create the problem bigger and bigger. पाइल्स है तो पाइल्स, यदि आप शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर कोई तरीके का कैफीन लेते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो कई फोल्ड बढ़ जाएगा। मैदा और प्रोसेस फूड मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको मना किया। अब क्या क्या नहीं करें, ये बातें हमने डिस्कस की। एक और चीज हो सकता है कि आप जो है अर्ज को इग्नोर ना करें, उसको कभी हार्ड ना होने दें, पुश कभी ना करें, बहुत ज्यादा हार्ड पुश ना करें। और पेन किलर्स यदि आप ले रहे हैं तो उसमें कोडीन टाइप का कोई जो तत्व हो तो वो ना लें, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, और कॉन्स्टिपेशन होएगा तो फिर आपको प्रेशर करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पेन किलर लेते हैं क्योंकि पेन किलर की जरूरत पड़ी। कुछ लोग आइब्रूफ्रेन लेते हैं। आइब्रूफ्रेन यदि लेते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि वो पाइल्स की ब्लीडिंग के लिए लिया जाता है, और उसको नहीं लेना चाहिए आइब्रूफेन, क्योंकि उससे आपका ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। और यदि आप ज्यादा टाइम तक बिता रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट की बात करते हैं कि इलाज क्या है इसके। यदि हम बोले कि नहीं भाई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो क्या क्या इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले तो पाइल्स हमेशा से ध्यान रखें कि पाइल्स अपने आप क्लियर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने आप क्लियर हो जाता है। इफ द सिम्टम्स आर सीवियर, फिर भी परसिस्ट कर रहा है, तो आप जो है ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, और यदि उससे भी ज्यादा सीरियस है तो सर्जरी भी रिक्वायर्ड है। और पाइल का जो ट्रीटमेंट है वो जो है डिपेंड करेगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, थोड़ा कम है कि थोड़ा ज्यादा है, ग्रेड 1 है कि ग्रेड 2 है कि ग्रेड 3 है कि ग्रेड 4 है, सब पे डिपेंड करेगा आपका ट्रीटमेंट। ग्रेड 1 एंड 2 ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड की बात करें यदि अंदर वाले की, उसका ग्रेड 1 और 2 जनरली मेडिसिन से और उसके कोई ऑइंटमेंट से या किसी तरीके की चीजों से, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें से बढ़िया से ट्रीट हो जाता है। और इन सम केसेस डॉक्टर कैन प्रेस्क्राइब सम काइंड ऑफ जेल्स एंड कुछ ऑइंटमेंट लगाने का, उतने तक काम हो जाता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात हुई। अब इंटरनल का जो ग्रेड 3 है, उसमें आप देखेंगे तो इंटरनल हेमोरॉइड को भी ट्रीट किया जा सकता है ग्रेड 3 लेवल के, बाय डाइट, बाय प्लानिंग, बाय थिंग्स, उसमें इंटरवेंशन किए बिना, माने सर्जिकल इंटरवेंशन किए बिना। और जो ग्रेड 4 है उसमें जो है आपको जो है इंटरवेंशन की कभी जरूरत पड़ती है। और जब एक्सटर्नल पाइल की बात करें तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आपको बहुत सारे तरीके के हेमोरॉइड का क्रीम देंगे, आइस पैक की बात करेंगे, स्वेलिंग की बात करेंगे, बिकॉज वो बाहर वाला है, उसको उस तरीके की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। और कुछ केसेस में यदि सीवियर है तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगे। और सर्जरी जैसे हेमोरॉइड डेक्टोमी बोलते हैं, हेमोरॉइड डेक्टोमी, ये एक सर्जरी है। इसके अलावा जो है हेमोरॉइड का आर्टरी लिगेशन भी एक होती है, और एक स्टैपलिंग कहते हैं। तो ये इन इस तरीके के अलग अलग होते हैं। बट मैं जो बताना चाहता हूं यहाँ पे वो ये कि अपना इलाज अपने हाथ, ऐसा यदि आप कॉन्सेप्ट पे चलें तो ये सारा कुछ आपके परहेज से, आपकी चीजों से बेहतर हो सकता है, और आपको शायद सर्जरी पे जाने की जरूरत ना पड़े यदि आप बढ़िया कोलोन क्लींजिंग कर लें तो। हाउएवर यदि एकदम सर्जरी के लिए आप आ चुके हैं उस स्टेज में, डॉक्टर कह रहे हैं, आपको डॉक्टर से समझने की जरूरत होगी, बट आपको शायद उसकी जरूरत ना पड़े। यदि आप बढ़िया से क्लींजिंग करते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अश्विनी मुद्रा एक योग का आसन है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, जानते भी होंगे।
ये योगा का एक आसन है जिसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ये अश्विनी मुद्रा यदि आप करते हैं और यदि आपके पास पाइल्स है तो आपको करना ही चाहिए, और यदि नहीं है तो भी करना चाहिए, बिकॉज ये सीधा उसके लिए कामदायक चीज है, काम करने वाला चीज है। तो एक हुआ। फिर से यदि मैंने अपना लाइन रिपीट करूं कि अपना इलाज अपने हाथ, तो आप जो है क्लिनजिंग कर सकते हैं, और क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये एक स्लिम एंड डिटॉक्स नाम का सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको गारंटीड फायदा होगा। इस तरीके के रिजल्ट्स हैं इसके। इसमें पर्पस क्या है? ये पाइल्स की कोई दवाई नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट जिसका काम कोलोन क्लिनजिंग है। बेसिकली वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, कोलोन क्लिनजिंग के लिए यूज करते हैं। बट ये आंवला के रेशे से बना हुआ है। इसका पूरा का पूरा जो 50+ इंग्रेडिएंट में से जो मेजर इसका जो इंग्रेडिएंट है वो आंवला का रेशा है, और फिर बहुत सारे हर्ब्स हैं। तो आंवला का रेशा एक फाइनेस्ट क्वालिटी का फाइबर है, और वो फाइबर सारे हर्ब्स के साथ मिलके आपके कोलोन को क्लिंज करता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है। और जब आपका स्टूल एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है। और इसके जो तत्व हैं, इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट हैं, वो जो हैं आपके इन्फ्लेमेशन को सीज करती हैं, बहुत कम करती हैं, कॉन्स्टिपेशन घटाती हैं। तो ये सारा चीज होके अपने आप आराम मिलने लग जाता है, और ये चीज हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर राजन बता रहे हैं कि वेरी इफेक्टिव फॉर पाइल्स, आई हैव यूज्ड फॉर माय पेशेंट्स। सो ये काफी टेस्टिमोनी हमारे पास 500 से ज्यादा टेस्टिमोनी हमारे पास पर्सनली मेरे पास है, जिसमें कि डॉक्टर ने कह दिया कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और वो फिर चीजें हो गई और बेहतर हुई। तो ये है जिसके अंदर डिटॉक्स के सारे सामान हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, और ये काफी बढ़िया सा प्रोडक्ट है। एक और प्रोडक्ट है जो बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 2 to 3 वीक्स टाइम में। वो प्रोडक्ट है पाइल्स केयर। ये भी गोयंग का प्रोडक्ट है, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है पाइल्स केयर के लिए, जिसका पाइल्स केयर से लेना देना है। किसी को 7 सिम्टम में से एक भी सिम्टम आया, किसी की फैमिली में कभी था, कोई एक सिम्टम लेता है कि लंबे समय तक बैठता है, किसी को टॉयलेट में 10 मिनट से ज्यादा बैठना होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन वीक में एक बार हो जाता है, हर व्यक्ति के लिए ये पर्टिकुलर चीज है जो एक बढ़िया काम करेगा, वो वाली बात है। और ये गोयंग का प्रोडक्ट है जो एक बढ़िया सा रेप्यूटेड सप्लीमेंट ब्रांड है। और ये सारा गोयंग आपका जो है नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ अवेलेबल है, आपके बेहतर प्राइसेस के साथ अवेलेबल है। और इसके अलावा ये सारे ई कॉमर्स पोर्टल पे अवेलेबल है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, 1mg हो, सीनियोरिटी हो, या इस तरीके के पोर्टल्स पे। और यदि आपने नेक्स्ट मनी ऐप डाउनलोड किया हुआ है और अभी उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि उस ऐप को एक्टिवेट कर लें, गेट रिवॉर्डेड, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बता रहा हूं इसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपके द्वारा बताए हुए लोग यदि इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको भर भर के रिवॉर्ड मिलते हैं, और आपका वॉलेट भरता जाता है, और आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलते चले जाते हैं, आपके पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको डाउनलोड करवाएं, नेक्स्ट मनी डाउनलोड करवाएं, नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड करवाएं, कोई भी डाउनलोड करवाएं। उसमें ये नेक्स्ट वेलनेस का सेशन आप लाइव अटेंड कर सकते हैं वहां पे। ऑफ कोर्स देयर इज सम टीथिंग इश्यूज इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, एंड वी होप दैट अगले सेशन से हमारे पास कोई टीथिंग इशू नहीं होगी। गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपका समय जितना लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा समय ले लिया है, क्योंकि गूफअप्स हुए थे बीच में और समय गया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे Q&A के लिए आपको पॉइंट्स रखना चाहता हूं। आपके कुछ सवाल हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं 1-2 सवाल लूंगा ताकि आपके सवाल को लिया जा सके। कुछ Q&A जनरली जब तक आप सवाल टाइप कर रहे हैं, मैं 1-2 बता दूं कि सबसे पहले बहुत लोग ये पूछते हैं कि बवासीर है, पाइल्स है, तो क्या फ्रूट लेना चाहिए, कौन सा फ्रूट काम करेगा। तो कोई भी फ्रूट जो फाइब्रस है, जिसमें रेशे हैं, चाहे वो जामुन हो, चाहे वो खीरा ककड़ी हो, चाहे वो कोई और चीज हो, आप सेब है, नाशपाती है, सारा कुछ ले सकते हैं, और ये पाइल्स के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन केला एक ऐसी चीज है, बनाना, यदि आप रोज एक केला खाते हैं, 3 केला खाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, बिकॉज उसका डाइजेशन से बहुत लेना देना है। केला यदि आप खाते हैं तो डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा, पाचन तंत्र आपका एकदम परफेक्ट काम करेगा, और केला में भरपूर फाइबर है, फाइबर की जो मात्रा है वो केला में भर के है। और इसीलिए ये पाइल्स के प्रॉब्लम को दूर करने में,
स्टूल को सॉफ्ट बनाने में और स्टूल को बढ़िया से कंफर्टेबली पास करा देने के लिए बहुत मदद करता है। तो यदि किसी को आपके घर में पाइल्स है, पहचान में पाइल्स है, तो आप उनको केला के लिए जरूर रिकमेंड करें। और यदि आप खुद कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति हैं, हफ्ता में 1-2 बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो केला जरूर खाना शुरू करें। एक ये बात हुई। दूसरा, केले में एक और चीज मौजूद होती है, उसको कहते हैं नेचुरल शुगर, जिसमें अच्छी खासी एंटीबायोटिक क्वालिटी होती है। और जब ये एंटीबायोटिक क्वालिटी वाली चीज जब आप ग्रहण करते हैं, तो जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, उन सबको, इन्फेक्टेड एरिया को बेहतर करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है। और इसीलिए मैंने बताया कि बनाना कोई मेडिसिन नहीं है, बट ये बनाना उस तरीके का है। मैं एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर हूं, और मैंने एक प्रोडक्ट जो इसके लिए पाइल्स केयर जब फॉर्मुलेट कर रहे थे हम लोग 3 महीने पहले, तो हमने उसमें बनाना के लिए स्पेशल स्प्रे ड्राई पाउडर को इस्तेमाल किया, इसी गुण की वजह से। तो ये मैंने आपके क्यूएंडे में पहले बता दिया। एक और चीज आपके क्यूएंडे में बोलूं कि फैट का सेवन कम करें। आप जो फैट का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, वसा का इस्तेमाल कम करें, खासतौर पर सैचुरेटेड फैट से प्रॉब्लम है। और एक चीज का कर सकते हैं कि कैफीन से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, चाय, कॉफी, इस तरीके की चीजों से आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो जोर लगाना पड़ेगा तो फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से डेवलप होगा, और फिर से स्ट्रेन आएगा, उनकी झिल्लियों पे तकलीफ आएगी, और फिर उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, वो फिर एडवांस स्टेज में चलता चला जाएगा। इसलिए यदि पाइल्स है, पाइल्स की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, चाय कॉफी जीरो डाउन कर दें, बंद कर दें, स्टॉप कर दें। एक बात हो गई। कब्ज की समस्या है तो उसका ध्यान रखें। अल्कोहल की बात करेंगे, कोई बोले कि भाई दारू क्यों नहीं पीना है, भाई दारू से इसका क्या कनेक्शन है? दारू से कनेक्शन है। अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो अल्कोहल में ड्यूरेटिक इफेक्ट होता है। और ड्यूरेटिक इफेक्ट क्या करता है? तो ड्यूरेटिक इफेक्ट आपके शरीर के पानी को कम करता रहता है, बिकॉज आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो जब बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो आपका शरीर में पानी की कमी कम हो जाती है, और उससे बवासीर की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ सवाल तो मैंने बता दिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर यू? कुछ है तो आप पूछें, और अदरवाइज क्या पूछा है, शुगर वाले कैसे खा सकते हैं? ये शुगर वाले केला खा सकते हैं। केला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब पूरा केला का पूरा एक डजन लेके खाने की जरूरत नहीं है, बट 2 केला शुगर वाले खा सकते हैं, अनलेस अदरवाइज वो एकदम इंसुलिन डिपेंडेंट है और बहुत सारा चीज है, तो केला खा सकते हैं शुगर वाले। फिस्चुला के बारे में मैंने बताया सर कि फिस्चुला जो है, जिसको भगंदर कहते हैं हिंदी में, पाइल्स बाद में डेवलप होकर भगंदर बन जाएगा। भगंदर में किसी तरीके का, वो बोलते हैं ना, वो राउंड वो क्रिएट नहीं होता है, जिसको आपको बोल रहे हैं ना कि वो नहीं क्रिएट होता है। भगंदर में घाव बन जाता है, और घाव में बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, और वो बाहर के साइड में होता है, जबकि पाइल्स या बवासीर अंदर की साइड में होता है, और उसमें बहुत सारे मस्से बन जाते हैं। भगंदर में कोई मस्सा नहीं बनता। यस, और कोई क्वेश्चन था? जाहिर अत्तारी जी बोल रहे हैं प्रोडक्ट क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स के नाम बताए, जिसमें स्लिम एंड डिटॉक्स मैंने रिकमेंड किया कि आप ले सकते हैं, और मैंने बोला एक अपकमिंग प्रोडक्ट पाइल्स केयर के बारे में आप सोच सकते हैं, वो ले सकते हैं। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस थिंग। आपके पास कोई नया सवाल तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी चैट में। यस, so we are done with this session. Thank you so much, and it was a wonderful session. Thank you for your interest and time. अगले संडे को 8 PM हम फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, और तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए आप अपना, क्योंकि ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, और एक बार फिर से एक वेव की तरफ बढ़ रहा है सब चीज। तो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है, सेफ रहने की जरूरत है। और मैं कोशिश करता हूं कि अगले सेशन में हम लोगों की ये टेक्निकल हिचेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होंगी, और हम जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के पूरी तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।